ये है चैप्टर 2। और ये है, अभी तो हमने पढ़ा था क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस किसे कहते हैं, टूल्स ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं, फिरंगी ऑथर्स की डेफिनेशंस हैं, मायर की है, कैनेडियन म्यूलर की, मुलर की, जो भी बोलते हैं इसकी है। इससे कोई मतलब नहीं, डेफिनेशन आज के एग्जाम में नहीं आती है। तो जब हम बोलेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, तो वट एवर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, द फॉर्म ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स, उससे जो हम रिजल्ट निकालते हैं, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसकी जो वर्किंग है वही हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ठीक है। क्या लिखा है आपने यहाँ पर, इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस फाइनेंशियल वैल्यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन एक खास बात यहाँ पता है क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मोटे तौर पे अगर मैं बोलूं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना पब्लिश्ड अकाउंट्स की, तो वहां पर आपको मिलती है बैलेंस शीट, और आपको मिलता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, और कैश फ्लो भी पब्लिश मिलता है। बाकी एनालिसिस आपको करने होते हैं। रेशियो एनालिसिस आप अपने आप करते हैं, कॉमन साइज कंपेरेटिव आप अपने आप बनाते हैं, पेन परसेंटेज आप अपने आप करते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस आप अपने आप करते हैं, सब कुछ अपने आप करते हैं। ठीक है। तो क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन देयर ऑफ टू अंडरस्टैंड द वर्किंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेट। ठीक है। फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर दोनों चीज इंक्लूड है, एनालिसिस भी इंक्लूड है और उसका इंटरप्रिटेशन भी इंक्लूड है। ये इंक्लूड करके चलता है। ठीक है। अब एनालिसिस तो वो पार्ट होता है जहां हम वर्किंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन वो होता है उस वर्किंग के बेस पे जो हम रिकमेंडेशंस देते हैं, जो हमारी एनालिसिस होती है उसे सेंटेंस की, स्टेटमेंट की फॉर्म में देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। अच्छा, अब आगे चलिए जरा यहाँ पर कि टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक में थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ, ये मैंने पहले दिन भी बताया था जब हमने बुक 3 शुरू करी थी, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये टूल्स कितने तरह के होते हैं वो देखिए आप। नंबर 1, कंपेरेटिव, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। नंबर 2, कॉमन साइज स्टेटमेंट। नंबर 3, कॉमन, इसके बाद हम बात करते हैं आगे ट्रेंड परसेंटेजेस। नंबर 4 बात करते हैं आपके पास रेशो एनालिसिस की। नंबर 5 करते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। ये बुक में नहीं लिखा है, ये दो तरह से बनता है, एक कैश बेसिस, कैश बेसिस बनता है, जिसे बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। और दूसरा बनता है दो, वर्किंग कैपिटल बेसिस। इसे बोलते हैं हम लोग फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। ये आप सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब इनमें से हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं जरा देखें। ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में, 10% हमारे सिलेबस में, रेशियो एनालिसिस हमारे सिलेबस में, कैश फ्लो हमारे सिलेबस में, ये नहीं है। ये है टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब आप बुक में देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कंपेरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो, इतना दिखेगा। लेकिन इसके दो कंपोनेंट और भी होते हैं जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट यू मस्ट नो दैट। ऐसा करके चलना चाहिए। ठीक है। तो अब जरा अपनी बुक को देखिए, आपकी बुक में क्या क्या लिखा गया है। आपकी बुक में शुरुआत किससे हो रही है, वो कह रहे हैं किसके, सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट से शुरुआत हो रही है।
कंपेरेटिव स्टेटमेंट के बाद कॉमन साइज, और ये अगला चैप्टर इसी में ही है, कॉमन साइज और कंपेरेटिव। जो कॉमन साइज होता है, ये कंपेरेटिव होता है, दो तरह से बनता है। कौन कौन से दो तरह से बनता है ये दो तरह से बनता है आपका। एक, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और कंपेरेटिव बैलेंस शीट। ये और ये भी कैसे बनता है, ये भी वैसे ही बनता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। ऐसे। अब आप बुक में देख लीजिए कैसे लिखा है। आ जाइए। टूल्स में पहला टूल्स क्या है आपके पास, कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, जहाँ एक और एक साल से ज्यादा का चीजों को हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है जी। ये दो तरह से बनता है, एक बैलेंस शीट की फॉर्म में बनता है और एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्म में बनता है। ठीक है। क्या है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दो या दो से ज्यादा साल का जब हम कंपेयर करते हैं। ठीक है जी। अब ध्यान से समझना, इसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ। क्यों, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, तो आवर कंपैरिजन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो बेटा समझना, बचपन में आप पढ़ते थे, ये होती थी क्या, स्लीपिंग लाइन, याद है ना, जब पहली बार पढ़ना शुरू, स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। और ये क्या होता है, स्टैंडिंग लाइन, तो क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल बोलते हैं। ठीक है। वहां तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए है वो। थोड़ा थोड़ा पीते रहना। स्लीपिंग लाइन मतलब हॉरिजॉन्टल, स्टैंडिंग लाइन मतलब क्या होगा, वर्टिकल होगा। ठीक। हॉरिजॉन्टल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि एक साल का, दो साल का, तीन साल का, चार साल का कंपैरिजन ऐसे हो रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है। प्रीवियस ईयर रखते हैं, फिर करंट ईयर रखते हैं, और भी साल रखना चाहे तो 5 साल का बना लो, 20 साल का बना लो, क्या फर्क पड़ता है। इट गोज हॉरिजॉन्टली। ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है। एक पीरियड की वैल्यू को दूसरे पीरियड के साथ क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, एक्चुअल वैल्यू। और सुनो, इसे हम लोग इंटरफॉर्म एनालिसिस, इसे अच्छा देखो, एक और क्या है, दिस टेक्निक इज यूज फॉर इंट्राफॉर्म एनालिसिस। इंट्राफॉर्म एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, विद इन द फॉर्म। जैसे मान लो, आप, हाउस एक्टिविटी इन अ स्कूल, ज्यादातर स्कूल में 4 हाउसेज होते हैं या 5 हाउसेज होते हैं। हाउस के बीच में क्रिकेट टूर्नामेंट, हाउस के बीच में हॉकी टूर्नामेंट, हाउस के बीच में कबड्डी खो खो का, हाउस के बीच में हाउस एक्टिविटीज। तो इंटर हाउस इज बेसिकली इंटर स्कूल एक्टिविटी विद इन द स्कूल। फिर आपका एक स्कूल का दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन, तो क्या कहलाएगा, इंटर स्कूल। फिर उसके बाद क्या कहलाएगा, इंटर जोन। ठीक है, इंटर डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। या फिर क्या कहलाता है, फिर इंटर स्टेट, फिर इंटरनेशनल। याद है, दो, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच जो इंटरनेशनल कहलाएगा। ठीक है। लेकिन यूपी के बीच में और दिल्ली के बीच में रणजी का जो मैच चलेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटर स्टेट बोलते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यूपी में आगरा की टीम जो है गौतम बुद्ध नगर की टीम के साथ क्रिकेट मैच करती है, तो क्या कहलाएगा वो, इंटर स्टेट कहलाएगा, लेकिन वो इंटर स्टेट होगा, मतलब इंटर, सॉरी, इंटर डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा, लेकिन होगा क्या वो, इंटर स्टेट होगा। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, ये इंट्रा फॉर्म भी होता है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ वन पीरियड विद द अदर वैल्यूज। और ये इंटर फॉर्म भी होता है। ठीक है। एक फॉर्म की एक वैल्यू का दूसरे फॉर्म की दूसरी वैल्यू से कंपैरिजन, दोनों तरह से चलता है। हॉरिजॉन्टल बोलेंगे ये तो बात ठीक है, और इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म कंपैरिजन दोनों ही होता है ये वाला। ये है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और ऊपर चले, कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करते हैं। वही कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस चलता है। यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, तो मान लिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस बना लिया, तो मेरा फाइनेंस कॉस्ट इज व्हाट परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मेरा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ इसका। अब आप देखिए जरा, अगर आपको ध्यान होगा यहाँ पर, अब मैंने आपके सामने यहाँ पर,
तो ये आपके पास हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था डॉक्यूमेंट। इसमें बहुत सारी चीजें थी और आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लेके आए थे। अब ये कॉमन साइज कैसे बनेगा? अगर इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या करूं, सपोज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज मान लो 2 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज मान लो 20 लाख। तो बताइए, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट? 10%। अच्छा, मान लिया मेरा फाइनेंस कॉस्ट इज 1 लाख, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट? कितना परसेंट? 5%। ऐसे निकलता है। तो हमने क्या किया, वी आर कन्वर्टिंग ईच एंड एवरी वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये हम किस में करते हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट में करते हैं। ऐसे ही कॉमन साइज बैलेंस शीट होगी, हम क्या करेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट को करंट लायबिलिटी के कंपोनेंट को डिवाइड करते हैं टोटल लायबिलिटी या टोटल एसेट से, और हम कॉमन साइज बना लेते हैं। तो कॉमन साइज में क्या करता है, वी आर कन्वर्टिंग every item with respect to revenue from operation in case of statement of profit and loss, and with respect to total assets and total liability in case of a balance sheet। ऐसा लेके चलते हैं। आइए देखें जरा यहाँ पर आप। हाँ, कर हर आइटम को। तो एक बात बताइए, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ सक्सेस? मान लो मेरी फाइनेंस कॉस्ट मेरे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50% है, तो मतलब मैंने कर्जा बहुत ले लिया। इसका मतलब मेरे पास आउटसाइड एक्सटर्नल डेट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब फ्यूचर में मेरे चांसेस हैं कि मैं क्या बन जाऊं, लॉन्ग टर्म का इंस्टॉलमेंट बन जाऊं। नहीं पता चलेगा? पता चल जाता है। तो कॉमन सेंस उस तरह से आपको हेल्प करता है। तो यहाँ देखिए, इसको वर्टिकल भी बोला जाता है। वर्टिकल भी बोला जाता है, इसे हॉरिजॉन्टल नहीं बोलते हैं, इसे वर्टिकल बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं वर्टिकल? आप देखें, वर्टिकल किस लिए बोले जा रहे हैं? हम एक आइटम को उसके, इसको इससे, इसको हम क्या चल रहे हैं, एक ही लाइन में तो जा रहे हैं। हम ऐसे से ऐसे थोड़ी जा रहे हैं। वर्टिकल बोला जाता है इसको। ठीक है जी। तो यहाँ देखिए अब आप, और ये ही इंट्रा फर्म और इंटर फर्म कंपेरिजन दोनों में काम आता है। भाई, एक फर्म का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरी फर्म का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक फर्म का डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, दूसरी फर्म का अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन। फिर आप देखते हैं कि फर्म एक्स का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और फाइनेंस कॉस्ट की जो परसेंटेज है वो 10% है, और फर्म बी का 20% है। तो क्या हुआ, आपस में फर्म का क्या बन गया, क्या बना? इंटरफर्म बन गया कंपैरिजन वहां पर। लेकिन एक ही फर्म का 2 साल कंपैरिजन कर ले अगर हम लोग, तो इंटरफर्म बन जाएगा कि पिछले साल का जो फाइनेंस कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट थी, इस साल कितना परसेंट थी, तो वो इंटरफर्म कंपैरिजन हो गया। दो अलग अलग फर्म के सेम आइटम को कंपेयर कर लूं तो इंटरफर्म बन गया ना। और एक ही फर्म के पिछले साल के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस साल के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर कर लूं तो क्या बन गया, इंट्राफर्म बन गया। ऐसा ये दोनों तरह से काम आता है। ठीक है जी। जैसे यहाँ बोला ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स टेकन एज 100, तो बाकी उसके परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएंगे। ये आपको कॉमन सेंस कराता है। फिर आता है आपके पास रेशियो एनालिसिस, इसको हम अच्छा खासा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ज्यादा डिस्कशन नहीं लेके चल रहे हैं। कई तरह के रेशियोज होती हैं, बैलेंस शीट रेशियोज, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रेशियो, कंपोजिट रेशियोज लेके चलेंगे उसको। और कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ आपके पास बोल दिया। लेकिन हमने जो आपको डिस्कशन में दिया वो ये सारे दिए थे। अच्छा, बुक भी ये बात बोलती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके पास चौथा वाला बन गया। ये क्या कह रहे हैं, इसके अलावा फंड्स फ्लो स्टेटमेंट भी होते हैं, नेट परसेंटेजेस भी होती हैं। ये भी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। सिंस दे आर नॉट इन सिलेबस, तो उनको डिस्कस नहीं किया गया। देखो भाई, कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट है कि जब आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दें तो उसके अंदर क्या दें आप? शेड्यूल 3 पार्ट 1 बैलेंस शीट, शेड्यूल 3 पार्ट 2 क्या दें आप, और शेड्यूल 3 पार्ट 3 क्या दें, नोट्स टू अकाउंट दें। और उसके साथ साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बना के दें। हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो तो टूल्स ऑफ एनालिसिस है, वो तो अकाउंटिंग का पार्ट ही नहीं है। पर हमसे जबरदस्ती बनवाया जाता है, इसलिए हम बना के दे देते हैं। उसे हम एज इज उठा के क्या करेंगे? तो जैसे आपके स्कूल में कैश फ्लो का प्रोजेक्ट बनवाया गया होगा, तो कैसे बनवाया गया होगा? भाई, पिछले साल का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट उठाइए। कैश फ्लो कुछ स्कूल में बना बनाया छपवा देते हैं। मैं तो छोटे स्कूल में बोलता हूँ, हाथ से तो लिखो कम से कम। और देखा, 2 साल की वैल्यू दे रखी होती है। फिर ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग बार डायग्राम बनाइए, और फिर कंक्लूजन तो लिखिए उसका।
अदरवाइज रियल सेंस में किसी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बड़ा मुश्किल काम पड़ता है, कितने आइटम लेके चलेंगे आपको। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है टूल्स ऑफ एनालिसिस स्टेटमेंट ही है, लेकिन इसको एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनाकर कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमसे बनवाया जाता है, मंगवाया जाता है, इसलिए इसे करना पड़ता है। ठीक है जी, ये हो गया। चलो, अब एक और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब है, वो तो टूल्स थे, ये टाइप्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने तरह के होते हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। एक है कौन सा, एक्सटर्नल एनालिसिस। वो एनालिसिस जो बाहर वाले लोग हमारी फर्म का करते हैं। बाहर वाले कौन हो सकता है बताइए। इन्वेस्टर करते हैं, लेंडर करते हैं, क्रेडिटर करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज करती है, रिसर्च स्कॉलर्स करते हैं। जो लोग बाहर वाले हमारा एनालिसिस करेंगे उसे क्या बोलते हैं, हम एक्सटर्नल बोलते हैं। और जो हमारे अपने ऑडिटर, हमारे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल। व्हेन अवर ओन वर्कफोर्स इज डूइंग रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, स्पेंड परसेंटेजेस, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, उसे बोलते हैं इंटरनल। और जब बाहर वाला करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, एक्सटर्नल बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कैरिड आउट बाय आउटसाइडर्स, इंटरनल इज कैरिड बाय एक्सटर्नल का जो रिपोर्ट रिजल्ट्स होता है वो पब्लिश होता है, कोई भी देख सकता है उसको। जैसे आप देखेंगे आजकल जीएसटी कम होने के बाद देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या खबर आती है, 30,000 गाड़ियां बिक गई एक महीने में। दिवाली में तो और ज्यादा बिकेंगी, 30,000 व्हीकल्स सोल्ड इन दिल्ली, ऐसा करके। तो वो सब कहाँ से आ रहा है, एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रहा है ना। लेकिन अगर मारुति, हुंडई, होंडा, वॉक्सवैगन, फोर्ड, ये सब अपने अपनी चीजें किसको दें, न्यूज़पेपर को देंगे, पब्लिश डॉक्यूमेंट से निकाल कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो इंटरनल का पार्ट है जो कि आपको दिखाया जा रहा है। बोला, अरे हमने अपनी इंफॉर्मेशन दूसरों को दी ना, पहले हमने जनरेट किया उसको इंटरनली, देन वी हैव शोन इट टू द पीपल। हाँ तो दे तो, अच्छा ये बताओ कि जो भी आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डेवलप करते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे ना कि कितना हिस्सा मुझे बाहर वालों को देना है। मान लिया एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है ऑटो इंडस्ट्री का, और आप ऑटोमोबाइल के बड़े प्लेयर हैं, वो कहता है जी मैं रिसर्च क्या करूं, आप अपने फैक्ट एंड फिगर मुझे दे दीजिए। सबको एक एक मेल करता है, सारी ऑटोमोबाइल कंपनी को। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, शायद आपको जानकर हैरानी होगी। एक बड़ा अजीब सा नाम है, बड़ा, मैं जब, हम लोग जब ना, मैं जब एक उसमें था इधर, जब मैं एक मीडिया कंपनी को ज्वाइन किया था टीचिंग छोड़कर, तो क्या हुआ कि डुकाटी मोटरसाइकिल लॉन्च करनी थी। पोर्शे जो लॉन्च होनी थी वो भी हमारी कंपनी ने लॉन्च करी थी। पोर्शे जब इंडिया में आई थी, और डुकाटी जो वर्ल्ड की महंगी मोटरसाइकिल है, वो आई थी। ठीक है, तो मुझे टास्क दिया गया था कि मैं क्या करूं, मैं इन सज्जन को बुलाऊं। ये भाई साहब, ये टूटू धवन, तुम लोग को शायद पता नहीं होगा। ये भाई साहब पता कौन है, देख रहे हो ये रहा, हिमालयन रैली के शुरू शुरुआत में टूटू धवन एक सेलिब्रिटी ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट है। अगर ये किसी गाड़ी के फेवर में इंडिया में कोई रिमार्क दे दे, तो गाड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाती है। ये अगर किसी नए गाड़ी के लॉन्च में नहीं होते हैं, आप लोगों ने शायद, बहुत अनसंग हीरो टाइप का बंदा है, नहीं होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इसके पास जो ऑटोमोबाइल की कोई डिग्री होगी। ठीक है, ये रहा टूटू धवन ऑन टूटू धवन, ये रहा इवोल्यूशन ऑफ इंडिया कार रेसेस सिंस 1967। ठीक है, टूटू धवन, ये टूटू धवन। ठीक है, ये रहा, ये टूटू धवन है, ये टूटू धवन है, ये भाई साहब। तो इनके बिना किसी भी कार की इनॉग्रेशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या मानी जाती है, बेकार मानी जाती है। इनको, ये अगर इन्हें ऑटो इंडस्ट्री पे कोई क्या करना होगा, कोई आर्टिकल या कुछ लिखना होगा, तो इन्हें सिर्फ एक मेल करने की जरूरत है, सर के बल लोग आएंगे और इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये इतने बड़े लेजेंड हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे जो होते हैं मजबूत और बड़े ही कद्दावर सेलिब्रिटी टाइप के जो जर्नलिस्ट होते हैं, वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं और आपको देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो योर कंपनी विल बी मिसिंग इन हिज स्टोरी, एंड यू कांट अफोर्ड टू मिस योरसेल्फ इन हिज स्टोरी। ये इतना बड़ा, अभी आपने देखो ना यूट्यूब में इतने सारे चैनल आते हैं ऑटो रिव्यू करने वाले, कुछ नहीं, मजाक है सब। ये बंदा है, टेक्निकल नॉलेज है इसको, विंटेज से विंटेज गाड़ियों की,
और लेटेस्ट से लेटेस्ट गाड़ियों की। हर इनागुरेशन में ये बंदा मौजूद रहता है। ठीक है, इसे बुलाया जाता है इसके नाम से। तो मीडिया वो अपने आप खींची चली जाती है, टू टू धवन आ रहा है, चलो पहुंचते हैं इसको कवर करने के लिए। तो यहाँ चले हम लोग। तो आप अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन लोगों को शेयर करते हैं कि हमारी रिपोर्ट ये कहती है। मान लिया किसी इंडस्ट्री के बंदे ने आपकी रिपोर्ट गलत बना दी है, आपकी इंडस्ट्री आपकी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर जो है एनालिसिस अच्छा नहीं दिया, आप बोलेंगे देखो हमारा एनालिसिस भी तो है, दिस इज द करेक्ट एनालिसिस। तो बारी आती है हॉरिजॉन्टल और डायनेमिक एनालिसिस की, जो अभी हम पढ़ रहे थे। हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डायनेमिक टाइम सीरीज, टाइम सीरीज ऐसे करके। और इसको एक और नाम से पुकारा जाता है क्या, कंपैरेटिव। अगर मुझे बोलना होगा डिफरेंशिएट बिटवीन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, तो मैं क्वेश्चन ऐसा नहीं दूंगा। मैं बोलूंगा क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, नहीं देंगे। या डिफरेंशिएट बिटवीन टाइम सीरीज एनालिसिस एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ऐसे देंगे। ये सिनोनिम्स ध्यान रखना है आप। अगर क्वेश्चन आता है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल, डायनेमिक, टाइम सीरीज, नन ऑफ द अबव, या ऑल ऑफ द अबव, ऐसा क्वेश्चन पे आता है। सिनोनिम्स है ये। क्या कर रहे हैं हम लोग, जब एक साल का डेटा दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा वो, कंपेरेटिव कहलाएगा, टाइम सीरीज कहलाएगा। क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग इनटू डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स, 2024, 25, 26, 27, 28। क्या कर रहे हैं, अलग अलग सालों का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है जी। और एक दो तीन चार लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। टाइम सीरीज इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज वी आर टेस्टिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स, ऐसे करके। भाई इंट्रा फॉर्म में भी टाइम फ्रीज कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते। अब आप मुझे भाई हॉरिजॉन्टल जो था वो इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म दोनों होता था। मान लो मैंने अपनी कंपनी के पिछले 5 साल के डेटा को या पिछले 5 साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंपेयर कर लिया, तो क्या हुआ। हाँ, इंटर फॉर्म में क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। आपने क्या किया, आपने क्या करा, 5 कंपनियां ली, ठीक है, और 2025 का डेटा लिया, फिर 2026 का लिया, 2027 के लिए, 2028 के लिए, 2029 के लिए, 2030 के लिए। वो एक्सेल टेबल बड़ी बन जाएगी बस, कंपैरिजन तो है। बिल्कुल। ऑफ कोर्स कंपेरेटिव में टाइम पीरियड कंसीडर करना ही करना है आपने। अगर आपने टाइम पीरियड एक ही फर्म का कर लिया तो ठीक है, आप चार पांच फर्म का टाइम पीरियड कंसीडर कर लीजिए। तो इंटर फर्म दोनों होते हैं ये। तो बारी आती है क्या, वर्टिकल और क्या, स्टैटिक। ये वर्टिकल स्टैटिक, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है क्या, क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल भी बोला जाता है इसको, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल भी बोला जाता है इसको। और कॉमन साइज भी बोला जाता है। अब क्यों बोल रहे हैं क्रॉस सेक्शनल उसको, देखिए, हम क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन का दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं, उसका तीसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं ना। फाइनेंस कॉस्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सेक्शन इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अलग चीज है, एक का किससे दूसरे से कंपैरिजन कर रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल इसलिए बोलते हैं उसको, इट गोज क्या, अक्रॉस द सेक्शंस, क्रॉस सेक्शनल की कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है। और वर्टिकल स्टैटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही फाइनेंशियल ईयर के ऊपर इंफॉर्मेशन घूमते देख रहे हैं आप यहाँ। एक फाइनेंशियल ईयर है, करंट ईयर की फिगर है, करंट ईयर के साथ घूमना फिरना चल रहा है यहाँ, इसका इसके साथ घूमना फिरना चल रहा है। ये मैं बोलूँ क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये वाला, इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कंपैरिजन चल रहा है, इसका किसी और आइटम के साथ कंपैरिजन चल रहा है। तो स्टैटिक इसलिए है क्योंकि एक ही फाइनेंशियल ईयर के अलग अलग कंपोनेंट को आप क्या कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। इस तरह से चलता है, ध्यान रहेगा। तो हम बोले क्या, अगर हम बोले डिफरेंस बिटवीन कितना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, कंपैरेटिव और कॉमन साइज का डिफरेंस मांग रहा है। इज इट फाइन, बोलिए। हाँ जी। रेशियो एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू पर्टिकुलर पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर इज एन एग्जांपल ऑफ किस टाइप ऑफ एनालिसिस, ठीक तो है। देख भैया देख, ये बताओ मुझे ये क्या किया हमने, यहाँ देखो, मैं निकाल रहा हूँ कौन सी रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो। तो कैसे निकालूंगा मैं,
नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्या किया मैंने? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस तो किया। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, कैसे निकालूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। क्या किया? क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस तो किया। बोलिए। अच्छा सुनो, उसके बाद मैंने क्या किया? मैंने किया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड और अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। बैलेंस शीट के आइटम को इससे कंपेयर कर दिया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के आइटम के साथ। तो क्रॉस सेक्शनल नहीं हुआ वो, और एक ही फाइनेंशियल ईयर का करा। आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2025-26 का और आपका फाइनेंस कॉस्ट 2020-21 की, कंपैरिजन हैज नो सेंस। बोलिए। अरे भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और एमआरएफ का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का कंपैरिजन कर लिया। नहीं हो सकता क्या है? हो गया, इंटरफर्म कंपैरिजन हो गया वो। लीजिए यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये अब आपके पास काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस वैसे बिजनेस स्टडीज में ज्यादा आते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर कभी किसी एग्जामिनर ने 3 नंबर का क्वेश्चन ये थियोरेटिकली दे दिया तो देन फंसेंगे आप। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉमन साइज और कंपैरेटिव के बीच में डिफरेंस बता रहा है। पीरियड क्या होता है? क्या होता है? मोर देन टू अकाउंटिंग, टू या मोर देन टू अकाउंटिंग पीरियड होते हैं। वर्टिकल यानी कॉमन साइज में एक ही अकाउंटिंग पीरियड होता है। कंपोनेंट और आइटम, इट डील्स विद सेम आइटम्स ऑफ डिफरेंट पीरियड। अलग अलग पीरियड के सेम आइटम को कंपेयर करता है। ये किससे कंपेयर करता है? डील्स डिफरेंट आइटम ऑफ द सेम पीरियड। स्टैटिक बोला ना उसको। तिवारी जी, उसे पढ़ने दो थोड़ा सा। तुम ज्ञानी पुरुष हो, अब तुमने किताब छीन ली उसकी। तुम्हारी कहाँ है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, दिख नहीं रहा है क्या? आगे इंफॉर्मेशन, एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज की फॉर्म में यहाँ इंफॉर्मेशन दिखती है। मतलब कैसे दिखेगी एब्सोल्यूट परसेंटेज की फॉर्म में? आप लिखेंगे प्रीवियस ईयर, सर लिखेंगे करंट ईयर। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में कितना डिफरेंस आया, फिर परसेंटेज निकालेंगे, डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, ऐसा करके निकालते हैं। अच्छा, यूजफुलनेस, इट इज जनरली यूज एज टाइम सीरीज एनालिसिस। ये क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस के रूप में होता है, और ये बहुत फालतू का डिफरेंस है। इट इज अ पार्ट ऑफ कंपैरिजन, इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स कंपैरिजन। फालतू में दे रखा है। अब दे रखा बुक में, तो मैं क्या करूँ? इट इज देयर। अब आते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। अभी पढ़ लिया था। तो एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन क्या कहलाएगा? इंट्रा फर्म, इंटर फर्म। और विद इन द फर्म कहलाएगा तो क्या कहलाएगा? इंट्रा फर्म। ठीक है जी। इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इसको टाइम सीरीज एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, इसके नाम पे भी पुकारा जाता है। आप देख लेंगे, एक्स लिमिटेड है, नेट प्रॉफिट रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हैं अलग अलग सालों का। क्या कर रहे हैं? एक कंपनी है कोई, एक्स लिमिटेड, और 5 साल की इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है नेट प्रॉफिट रेशियो, और उसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं। तो हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर? टाइम सीरीज एनालिसिस है। और इससे हमें ट्रेंड पता चलेगा। क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको, बताइए। और ट्रेंड यू कैन सी हियर। क्या ट्रेंड दिख रहा है? डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिख रहा है भाई। इट इज डिक्लाइनिंग। ऐसे पता, इसीलिए ट्रेंड परसेंटेजेस भी बोलते हैं उसको, ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं उसको। तो जो हमने यहाँ लिखा था ना आपके पास, ट्रेंड परसेंटेजेस, या बोल सकते हैं इसको क्या, ट्रेंड एनालिसिस भी बोलते हैं। ऐसा करके भी चलता है। इंटरफर्म कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ? वहां तो एक ही फर्म का क्या था, यहाँ आपने क्या कर दिया? एक्स वाई जेड क्यू पी आर इंडस्ट्री, और उनका किसका कंपैरिजन कर दिया? नेट प्रॉफिट रेशो का, एक ही साल का। आप अलग अलग सालों का भी कर सकते हो भाई, तो आपकी टेबल बड़ी बन जाएगी। सीधी सी बात है। आप कंपैरिजन के वेरिएबल्स बढ़ा दीजिए। यहाँ क्या किया? नेट प्रॉफिट रेशो का कंपैरिजन किया, अलग अलग कंपनीज का, और इंडस्ट्री के साथ कंपैरिजन कर लिया। लेकिन अगर इसी को ही मैं 2024, 25, 26, 27 5 साल का कर सकता था, तो फिर वो ट्रेंड परसेंटेज में चले जाता। उससे क्या पता चलता? इंडस्ट्री का ट्रेंड पता चलता फिर हमें। वैसा भी कर सकते हैं। तो इंट्राफॉर्म और इंटरफॉर्म दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है जी। और आगे बढ़े। अब प्रोसेस क्या आपके पास है? प्रोसेस मतलब ये तो बहुत जानने वाली चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम एक्सप्लेनेशन ले लें इसका। अब पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अरेंज कर लीजिए, फिर उन्हें कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने के बाद एनालाइज कर लीजिए, और जो जो एनालिसिस निकले उनका इंटरप्रिटेशन कर लीजिए।
दैट इज व्हाट, क्या कहलाता है ये? प्रोसेस है, स्टेप्स हैं किस चीज के? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। किसकी फॉर्म में? एनालिसिस की फॉर्म में, वैसा हम लेके चल रहे हैं। एनालिसिस ऐसे निकल कर चलता है। थोड़ा और चलते हैं आगे। ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, तो अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी हमें पता चलती है। ये सारे के सारे एनालिसिस से ये तो पता चलता, बुक में तो दे रखा है इसलिए मैं चले से नहीं बोल रहा। मैनेजरियल एफिशिएंसी का पता चलता है हमें। भाई अगर आपके एक्सपेंसेस आपके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सुपरसीड कर रहे हैं, इसका मतलब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों इंसॉल्वेंसी की तरफ आप मूव कर रहे हैं। इनसे यही तो पता लगता है आपको। आपकी करंट रेशो बहुत हाई चल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पैसा जो है शॉर्ट टर्म क्या करंट रिसोर्स में ब्लॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक में पड़ा हुआ है, आपके पास लिक्विडिटी क्रंच आने वाला है, ऐसा करके। डेट इक्विटी रेशो अगर बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब क्या हो गया? आप लॉन्ग टर्म इंसॉल्वेंसी के कगार पे खड़े हैं। लेकिन डेट इक्विटी रेशियो अगर क्या है, मैनेजेबल है, इसका मतलब आपको फाइनेंशियल लेवरेज का बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंशियल लेवरेज पढ़ा है किसी ने? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट कभी फाइनेंशियल मार्केट में नहीं पढ़ा, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं पढ़ा? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी सबसे पॉपुलर है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसका हमेशा। होम एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। है जी। हाँ, बिल्कुल। असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज, ये भी आपको पता चलता है इनसे सारा कुछ। और इंटरफॉर्म कंपैरिजन में आपको हेल्प मिलती है। और फोरकास्ट और बजट बनाने में आपको ये हेल्प करता है। कैसे? आपने देखा था ट्रेंड आपके प्रॉफिट का क्या दिख रहा है, तो उसके हिसाब से आप फोरकास्ट करेंगे, उसके हिसाब से बजट बनाएंगे। ऐसा करना है। एक्सप्लेनेबल और अंडरस्टैंडेबल क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है। ये सब थ्योरेटिकल चीजें थी, ठीक है। आइए जरा यहाँ देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका यूजेस वाला। इसमें तो दो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक है सिक्योरिटीज एनालिसिस, एक है क्रेडिट एनालिसिस, ठीक है। चलिए जरा जाने सिक्योरिटीज एनालिसिस क्या कहलाता है, ठीक। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपके सामने कुछ आपको कुछ लोगों से मिलवाऊंगा। तो एक वो था ना, मेरे ख्याल से मुझे कंट्री का नाम ध्यान नहीं आ रहा। उसका डिक्टेटर था, डिक्टेटर के नाम बताइए हमारे वर्ल्ड में जो मशहूर डिक्टेटर हुए हैं पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हाँ, पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब मॉडर्न एरा के जो डिक्टेटर हैं। सद्दाम हुसैन को डिक्टेटर बोला जाता था, उसी के जैसा और था एक। बताइए कौन? नहीं नहीं, वो तो चल रहा है, जिंदा है वो तो। मिडिल ईस्ट कंट्री थी। हाँ, मैं बताता हूँ देखो। देख रहे हैं ये कौन थे? ये भाई साहब लीबिया के डिक्टेटर थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग डिक्टेटर ऑफ द वर्ल्ड थे ये। कर्नल मुअम्मर मुअम्मर गद्दाफी इनको बोला जाता था। और कहीं भी तुम देखोगे, इनके पास इनके जो बॉडीगार्ड हुआ करते थे, कौन थे देखो जरा, कौन थी? देख रहे हैं सब, देख रहे हैं? कोई आदमी है? कोई नहीं है। बहुत मशहूर थे, बहुत ही मशहूर। किसी भी फोटो में देख लीजिए आप, ये देखिए, देखो। विवान कपूर तुम्हें देख रही हो, जरा सी गड़बड़ करी तुम्हें, उठा उठा के पटक के मारेगी, देख रहे हो? वो बॉडीगार्ड उसकी। चलो, तो हम जो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनमें एक मेन कैरेक्टर ये भी चलेंगे अभी। आइए जरा देखते हैं क्या होता है। तो क्या होता है सिक्योरिटीज एनालिसिस, उसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये विवान कपूर हमारा जो है ना, एक, अच्छा, ये कहते मैं क्यों नहीं, तुम रुको। विवान कपूर को मन में आया कि इसे क्या करना है, एमआरएफ टायर से मिलना है। किससे मिलना है? याद है? नहीं मिलना, एमआरएफ टायर से मिलना है। तो एमआरएफ का फुल फॉर्म होता है मद्रास रबर फैक्ट्री। ये बंदा चला गया कहाँ पर? मद्रास, चेन्नई चला गया।
वहाँ प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है एमआरएफ टायर्स का। तो उस प्लांट की, जब उस प्लांट के अंदर जाता है तो उसके अंदर क्या दिखता है, पहले एक बड़ी ऊंची सी 20-30 फुट की दीवार होती है, मेटल डिटेक्टर से इनकी चेकिंग होती है, फिर अंदर जाता है। फिर दूसरी दीवार होती है, वो थोड़ी नीचे होती है, उसमें कांटे वांटे इलेक्ट्रिक वायरिंग चल रही होती है। फिर और जाता है, बाहर AK-47 AK-56 रॉकेट लॉन्चर के साथ लोग खड़े रहते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा और अंदर जाता है तो एनएसजी के ब्लैकेस्ट कमांडो दिखते हैं उसको, थोड़ा और अंदर जाता है, मार्कोस दिखते हैं, ठीक है, नेवी के मार्कोस दिखते हैं, मरीन कमांडोज। थोड़ा और अंदर जाता है तो एमआरएफ टायर का जो रूम होता है, बड़ा सा जो कैबिन कमरा होता है, वहां खड़े होते हैं कौन, कौन खड़े होते हैं वहां पर, कहाँ चले गए वो लोग, ये ये लोग खड़े होते हैं वहां पर, ये खतरनाक, ये वाली, ये खड़ी होती है, ऐसे अपनी गने लेके खड़ी रहती है। अभी कैसे अंदर जाए बेचारा, 6.25 फुट की लंबी चौड़ी खतरनाक लड़कियां ऐसे खड़ी होती हैं। ये हमारा बॉन्ड लड़का था, ये पता है क्या करके गया था, ये अपने साथ ना बहुत सारे गुलाब के जो फूल होते हैं वो लेके गया था। तो ये जब ये अंदर जाता है, वो ऐसे खड़ी रहती है अपनी बंदूकें लेके, ये क्या करता है, एक एक गुलाब का फूल उनकी जो बंदूक की नलियों में ऐसे डाल देता है, ऐसे करता है, एंड गर्ल्स ऐसे हो जाती हैं फिर, है ना, और ऐसे खुलती हैं, यू कैन गेट इनसाइड। फिर ये अंदर चला जाता है, अंदर जाता देखता है क्या, एक बहुत मोटा सा ट्रैक्टर का टायर जिसकी मुंडी लगी होती है, वो बैठा होता है और बोलता है हेलो, आई एम एमआरएफ, ऐसा हाथ मिलाता है, ट्रैक्टर का टायर जिसकी मुंडी लगी रहती है। तो उस जगह पे ही जाता है वहां पर, और उसके साथ मीटिंग वीटिंग करके वापस आ जाता है। क्या पॉसिबल है एमआरएफ टायर से फिजिकली मिलना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टायर के नीचे लेट जाओ? नहीं मिल सकते। यू कैन मीट मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, पीटीओ ऑफ एमआरएफ टायर, मिल थोड़ी सकते हैं, वो तो फालतू का मजाक कर रहा था मैं। एनीवे, मिल के वापिस आता है, उसका दोस्त है, फिर फिर कहता भाई मिला है तो एमआरएफ टायर से, कह रहा भाई क्या सिक्योरिटी थी वहां पर, ये सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी ये सिक्योरिटी। उसने बोला फिर क्या हुआ, आखिर में बोलता है भाई ब्लैक कैट कमांडो लड़कियां 6 फुट की ऐसे खड़ी थी बंदूक लेके, अंदर ही ना जाने दे रही। फिर क्या हुआ, अरे तेरा भाई है, तेरा भाई है ना, तेरा भाई क्या कैसे करता हो, तेरा भाई विवान ऐसे करके। तो हमने करा, हमने चले गए, मिल के आ गए, ठीक है। तो व्हाट इज सिक्योरिटीज एनालिसिस, कोई बताएगा मुझे, व्हाट इज सिक्योरिटीज एनालिसिस, बता, तुम बताओ। देखिए भाई, सिक्योरिटीज एनालिसिस ऑनलाइन में कोई बताएगा मुझे, तुम बताओ, विवान, विवेक कपूर, सॉरी विवान विवेक, जो भी है, बोल तो। अच्छा ठीक है विवान बता। हाँ तुम बताओ क्या था सिक्योरिटीज एनालिसिस। उसको नहीं देखना ना, उसको देख के थोड़ी बताना है, वैसे बता क्या था। ये कहाँ से आ गए, इन्हें हटाओ यहाँ से, हट जाएंगे लोग वरना, है ना। विवान फिर रात को उठता है सपने में, एकदम झटका खा के उठता है, मम्मी क्या करे, गद्दाफी की बॉडीगार्ड, मेरे सैंडल से। लोग देखो, पुरानी पुरानी फिल्मों में, रोले फिल्म में, ठाकुर जो है गब्बर के हाथ को ऐसे ऐसे कुचलता है, ऐसे ऐसे कुचलता है, और हील वाली लड़की ऐसे ऐसे कुचलेगी, समझ रहे, ऐसे करके। नहीं वे चलो, नियति कैन यू टेल मी व्हाट इज सिक्योरिटीज एनालिसिस, ऑनलाइन में बैठी हो, यस सर। अब बताना सिक्योरिटीज एनालिसिस क्या होता है, यही वाला ना, ये वाला, ये वाला। यस, यस सर, इसमें बोल रही है, हाँ बोल बोल बोल, शाबाश। सर लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन टाइप। लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, है ना, लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन। आ जाओ जरा देखते हैं, देखिए बेवकूफ किताब वाले क्या लिख रहे हैं। The process by which investors comes to know whether the firm is fulfilling his expectations with regard to, ओ ये क्या चल रहा है, ये तो अजीब सी चीज है कुछ, ठीक है। आओ जरा समझते हैं, सिक्योरिटीज एनालिसिस क्या कहते हैं। सबसे पहले समझिए, सिक्योरिटीज का मतलब शेयर, इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड और डिबेंचर्स को कलेक्टिवली सिक्योरिटीज बोला जाता है। तो सिक्योरिटीज एनालिसिस वो लेयर और सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, ये मैं मजाक कर रहा था आप लोगों के साथ, भद्दा मजाक कर रहा था, ठीक है। अब असल में समझिए, पहली बात समझिए कि अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है शेयर्स की फॉर्म में, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, कि मेरा पैसा सेफ रहे, ठीक है, मेरा पैसा ग्रो करे, और मुझे मेरे पैसे पे क्या मिले, रिटर्न मिले। तीन चीजों की एक्सपेक्टेशंस होती है, यही है सिक्योरिटीज एनालिसिस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आओ देखें जरा,
ये प्रोसेस है जिससे इन्वेस्टर जानने की कोशिश करता है कि क्या कंपनी उसके लगाए हुए पैसे को, पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब रिटर्न, कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, और सिक्योरिटी ऑफ मनी का मतलब सेफ है या नहीं है। तो आप किसी कंपनी के जब आप किसी कंपनी में अपने लगाए हुए इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में तीन चीजों की कोशिश करते हो जांचने की, कि क्या मेरा पैसा सेफ है, क्या मेरा पैसा बढ़ रहा है, और क्या मेरे पैसे पे मुझे डिविडेंड या रिटर्न मिल रहा है, तो बोलते हैं सिक्योरिटीज एनालिसिस। ये वो ट्रिपल लेयर ऑफ सिक्योरिटीज से, या जो गद्दाफी की लड़कियां हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है इसका। ये सब फालतू की चीजें थी, यहाँ से हटाओ इनको भाई, ये तो इधर उधर भी घूम रहा है। चले, दिस इज फाइन। सिक्योरिटीज एनालिसिस याद रहेगा विद रिस्पेक्ट टू थ्री थिंग्स: डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड सेफ्टी ऑफ मनी। इसको हम सिक्योरिटीज एनालिसिस बोलते हैं। क्या है? यूजेस ऑफ फाइनेंशियल। तो कभी लिखा हुआ आ जाए सिक्योरिटीज एनालिसिस मींस ए, बी, सी, ऑल द अबव। समझ रहे हैं? क्या? डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन, सेफ्टी ऑफ मनी, ऑल द अबव। तो आप उसको पहचान पाएंगे। चलो एक और चीज लेके चलते हैं। अब बारी आई क्या? क्रेडिट एनालिसिस। ध्यान से समझना। यू वांट टू टेक अ लोन फ्रॉम सम कंपनी, किसी कंपनी से आपको लोन लेना है। अब जब आप लोन लेना चाहते हैं, तो लोन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद वो एनालाइज करती हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को, कि आर यू क्रेडिट वर्दी, क्या आप लोन लेने के लायक हो भी या नहीं हो। तो जब कोई व्यक्ति आपका एनालिसिस करता है कि वेदर यू आर केपेबल ऑफ टेकिंग क्रेडिट और नॉट, लोन और नॉट, तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिट एनालिसिस बोलते हैं। क्या हो रहा है? When a firm offers credit to a new customer or a dealer, the manager of the firm would like to know whether to allow extend credit to them or not. Such analysis is useful for bank before granting the loan. मतलब आप किसी को लोन देने से पहले उसके बैकग्राउंड का चेक, फाइनेंशियल पोजीशन का, प्रॉफिटेबिलिटी का चेक करते हो। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेडिट एनालिसिस बोलते हैं। ठीक। मैंने शायद पहले भी एग्जांपल दिया। मुझे घर खरीदना था और मैं जानना चाहता था कि बैंक मुझे कितना लोन लेगा। तो मैंने क्या किया, जहां मेरी सैलरी अकाउंट है मेरे छोटे से स्कूल के बैंक में, वहां मैं चला गया। पूछा मैंने मैनेजर से मुझे कितना लोन मिलेगा। उसने मुझे बताया इतना लोन मिलेगा। प्रॉपर्टी आई एम एविंग फॉर, वो तो बहुत उससे डबल की थी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने साइड बाय साइड जितनी भी मेरी ये फीस वगैरह होती है, आई ट्रांसफर इट टू द नेम ऑफ माई वाइफ, और उनके नाम पे इनकम टैक्स भरना शुरू कर दिया था काफी साल पहले से। तो उससे क्या हुआ, अगर वो सारी की सारी मैं इनकम अपने दिखाता तो मेरी तो लिमिट होती ना एक, और मेरा टैक्स का बर्डन ज्यादा बनता। तो मैंने क्या किया, मैंने जो अपना दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, आई चैनलाइज दैट टुवर्ड्स माय वाइफ्स इनकम, और उनके इनकम टैक्स रिटर्न भरे, उनका इनकम टैक्स हर साल भरते हैं। अभी इसलिए आप लोगों से फीस बोलता हूं ना कि अकाउंट में डालिए, नहीं लेता आपसे अकाउंट में फीस। अब आप में से कुछ लोग कहते हैं नहीं, वील पे इन कैश। मैंने कहा दे दो भाई, अदरवाइज सारी फीस तो मैं अकाउंट में ले रहा हूँ ना, बिकॉज वी आर मेकिंग इट वाइट, वी आर पेइंग टैक्स ऑन दैट। तो उससे क्या हुआ, मेरी वाइफ का भी क्या हुआ, इनकम टैक्स, और उनका भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड सॉलिड बना, मेरा भी था। सो वी ज्वाइंटली अप्लाइड, वी गॉट गुड अमाउंट ऑफ लोन एंड वी परचेज हाउस। तो वो एनालिसिस जो मैंने किया बिफोर टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक, वो क्या कहलाएगा? डेट एनालिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है वो? तो बिफोर यू टेक लोन फ्रॉम एनी कंपनी, एनी फर्म, एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप अपनी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डेट एनालिसिस। जैसे मान लो आपको पर्सनल लोन लेना है, तो आप अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिए। अगर आपका सिविल स्कोर 760 से ऊपर है, आपको आराम से लोन मिल जाएगा। उसे क्या कहते हैं? डेट। सच एनालिसिस डन बाय फर्म टू नो इट्स बोरोइंग कैपेसिटी। हम कितना लोन ले सकते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमें कितना लोन मिलेगा मार्केट में, वो एनालिसिस डेट कर। जब कोई दूसरा आपका करेगा तो क्या कहलाएगा? Credit। जब आप अपना खुद का करेंगे तो क्या कहलाएगा? डेट एनालिसिस। तो बोलिए। है जी। CIBIL सिबिल स्कोर कहलाता है। ठीक है। ये आप मतलब इंडिविजुअल, जैसे आपने देखा होगा ना, जब किसी कंट्री की, किसी कंपनी की रेटिंग होती है ट्रिपल A+, A+, ऐसा करके, ऐसे सिविल स्कोर होता है CIBIL सिविल स्कोर। तो वो बैंक में आपके जितने भी लोन वगैरह उनके साथ अटैच्ड होता है। और आपकी पेइंग कैप, जैसे जैसे आप क्रेडिट, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, पेमेंट नहीं करते, उनका सिविल खराब हो जाता है, उनको कोई लोन ही नहीं मिलेगा, डिफॉल्टर। ठीक है, वो ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं, कभी लोन नहीं मिलता उनको, होम लोन, पर्सनल लोन कुछ नहीं मिलेगा उनको, पैसा वाला। फिर उन्हें जाना पड़ेगा मनी लेंडर के पास,
फिर उनसे पैसा मिलता है, वो फिर आपको लूट खाते हैं। डिविडेंड डिसीजंस, यू आर अवेयर कि क्या हम रिटेन अर्निंग की फॉर्म में रखें, या डिविडेंड हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। उस यूजेस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो डिविडेंड डिसीजन में भी आपको क्या करता है, वेदर कितना पैसा रिटेन कर लिया जाए, कितना पैसा ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए रख लें, और कितना पैसा हम डिविडेंड के रूप में बांट दें, ये डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। और फिर आता है आपके क्या, जनरल बिजनेस एनालिसिस आता है। तीन बिजनेस एनालिसिस है, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म थी वो तीन टर्म थी शुरू शुरू की। सिक्योरिटीज, नियति, इज दैट क्लियर? सिक्योरिटीज का मतलब लेयर ऑफ Yes, sir. सिक्योरिटीज नहीं है, गद्दाफी की फीमेल बॉडीगार्ड्स नहीं है, ठीक है। अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी फीमेल बॉडीगार्ड्स हैं, देखा आप लोगों ने? अरे आपने देखा, मोदी जी की सुरक्षा में लंबे चौड़े तगड़े तगड़े सफारी सूट में कुछ लोग घूमते हैं, ब्रीफ केस लेके घूम रहे होते हैं। तो ब्रीफ केस क्या होता है पता है? उसको, वो शील्ड होती है, उसको बड़ा कर सकते हैं, और जैसे ही उनके ऊपर कोई बुलेट प्रूफ होते हैं वो, और उसको शील्ड को ऐसा खड़ा कर देते हैं, एकदम डिटैचेबल होते हैं, खुल के वो इतना बड़ा बन जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के आगे खड़े रहेंगे, बुलेट फायर भी होगा तो उसको छोड़ जाएगा, उसको नहीं असर करेगा। और अब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों की सिक्योरिटी में फीमेल बॉडीगार्ड्स भी आने लग गए हैं। न विवान, तुम सोचो कहीं मैं वहां भी गुलाब के फूल चला दूंगा, नहीं होगा। चांटा पड़ता है गाल पे खिंचा के, आदमी जमीन पे गिरता है। ऐसी कोशिश नहीं करना। तो सिक्योरिटीज है, क्रेडिट है, डेट है, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड इज ऑर्डिनरी जनरल बिजनेस एनालिसिस, ये तो सभी लोग करते हैं, ऐसा करके चलते हैं। और ये रहा आपके सामने की प्रॉफिट ड्राइवर्स, बिजनेस रिस्क, प्रॉफिट पोटेंशियल, ग्रोथ सिनारियो, ये जनरल बिजनेस ही तो है। मतलब आपको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन से, अपनी अपनी कोई भी स्टेप लेने से पहले इस तरह के एनालिसिस करने पड़ जाते हैं कि भाई मैं डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ। जैसे मान लो हेवल्स है, ठीक है जी। हेवल्स पहले इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाता था, फिर उन्होंने वो बिजली के बल्ब वगैरह वो बनाना शुरू करा, पंखे वगैरह बनाना शुरू करा, एयर कंडीशन बनाने शुरू कर दिए। और आगे हर बार कोई नया प्रोडक्ट डालने से पहले वो क्या करते हैं, बिजनेस एनालिसिस करते हैं, मार्केट में ट्रेंड देखते हैं, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ हेल्प करते हैं सारे के सारे एनालिसिस आपको, ठीक है। पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर से वही कौन कौन, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या जानना चाहती है, फिर वही डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, सेल्फ इवेल्युएशन, क्या ये बिजनेस चल जाएगा, नहीं चलेगा, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलता है, ठीक है। एम्प्लॉय और ट्रेड यूनियन क्या चाहती है, ये चाहती है, यूनियंस क्या चाहती है कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, हम नेगोशिएट कर पाए बेटर वर्किंग कंडीशंस के लिए, बेटर सैलरी एंड वेजेस के लिए, बेटर इंसेंटिव्स के लिए। और ये वर्कर क्या इंटरेस्टेड होते हैं, अमूलमेंट्स, बोनस, बेटर वर्किंग कंडीशंस, सिक्योरिटी ऑफ देयर जॉब। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है तो क्या करेंगे आप, यू कैन ऑलवेज नेगोशिएट, अरे इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो। अमूलमेंट्स जो होते हैं, ये आपके अलग बेनिफिट्स होते हैं। हमने बोला था ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंसेस हो गया, दुनिया भर के अलाउंसेस हो गया। अभी दिल्ली एनसीआर में क्या हुआ, स्कूल्स की मैं बात करता हूँ, एक अलाउंस होता था ट्रेवलिंग अलाउंस। तो अब जब सेवन्थ पे कमीशन आया तो सैलरी बढ़ानी पड़ी, तो सारे के सारे स्कूल्स ने क्या कर दिया, ट्रेवलिंग अलाउंस बंद कर दिया, ये बोल के कि हम पे तो फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा जी, बंद कर दिया। कुछ एक स्कूल है जो देते हैं टीचर्स को, बाकी लोग नहीं देते हैं, ऐसा करके। शेयर होल्डर, ओनर और इन्वेस्टर क्या चाहते हैं, फिर वही प्रॉफिटेबिलिटी क्यों चाहिए, क्या हमारा पैसा सेफ रहेगा, क्या हमारा पैसा ग्रो करेगा, और क्या हमें रिटर्न मिलेगा, ये जानना चाहते हैं, ठीक है। दे आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स, क्या आपका पैसा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, क्या वो सेफ है, और आपको रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये ओनर और इन्वेस्टर पहचानना चाहते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या जानना चाहते हैं, प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और फाइनेंशियल पोजीशन और फ्यूचर पोजीशन कैसी है, सो दैट आई मे टेक अ डिसीजन टू इन्वेस्ट इनटू द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। सप्लायर क्रेडिटर क्या चाहते हैं भाई, आप प्रॉफिटेबल हैं, आप पुराने डेट को चुका सकते हैं, नहीं चुका सकते हैं, और आपको नया सामान उधार पे दिया जाए या ना दिया जाए, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से पता चल जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस दे डिसाइड वेदर दे शुड अलाउ और एक्सटेंड द क्रेडिट टू द एंटरप्राइज और नॉट, ऐसा करके चलते हैं। बैंकर और लेंडर्स क्या जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या आप
लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में सॉल्वेंट है या नहीं है? पढ़ते थे ना हम सॉल्वेंसी रेशोस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। उससे पता चलता है कि आप सॉल्वेंट है या नहीं है। बोलिए, हाथ खड़ा करा। और आगे चले। रिसर्चर तो भाई, ये क्या मतलब इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या चल रहा है ना, इंडस्ट्री का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। अब जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आज की डेट में जो रिसर्चर्स हैं, वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं उसका फ्यूचर क्या है, क्या वो डिसरप्टिव बनेंगे इंडस्ट्री के अंदर या नहीं। भाई देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल के आने से क्या होगा, डीजल का तो बैंड बज ही गया, ठीक है। और पेट्रोल व्हीकल भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे आउटडेटेड होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो भी कंपनी बैटरी का साइज रिड्यूस कर पाई, वो मार्केट में सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। और ईवी लॉन्च करने वाले मस्क बाबा दुनिया के पहले ऐसे इंसान हैं जिनकी प्रॉपर्टी कहाँ चली गई है, फाइव फाइव 500 बिलियन को क्रॉस करी है। ईवी के मालिक हैं वो तो बड़े। और चलें आगे। रिसर्चर्स की बात कर ली हम लोगों ने। रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं यहाँ पर, जिसमें सब आ जाते हैं। सेबी आ जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आ जाता है, टैक्स अथॉरिटीज आ जाती हैं। ये सब जानना चाहते हैं कि क्या आप स्पेसिफाइड लॉज, रूल्स और इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न एजेंसीज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कहीं आप क्या कर रहे हैं, इनके साथ बदमाशी तो नहीं कर रहे हैं, टैक्स इवेशन तो नहीं कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे आखिर में है फालतू लोग, कस्टमर्स। तो तुम्हें कभी ये जानने का इंटरेस्ट है कि आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल का जो शैम्पू यूज कर रहे हैं, वो कंपनी, क्या कभी सोचा है ना? आप आईटीसी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कई सारे लोग धुआं मशीन बने हुए आईटीसी का प्रोडक्ट यूज करते हैं जो लोग। आईटीसी क्या बनाती है, फुल फॉर्म मालूम है आईटीसी की? इंडियन टोबैको कंपनी, है ना। फू फू वाली कंपनी है वो, सबसे पहले वही बनाती थी। अब जब आप सुट्टा मार रहे होते हो, तो जानने की कोशिश करते हो ये कंपनी कितना कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रही है। नहीं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, है ना, है ना। तो कस्टमर क्या जानना चाहते हैं, स्पेशली दे हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट विद, डिपेंडेंट ऑन दैट। बकवास है एकदम से, फालतू की चीज बोलते हैं। अरे ये फॉर द सेक ऑफ राइटिंग, ये हर साल 11 से दिखा रहे हैं कस्टमर। किसी को जरूरत पड़ रही है, तुम जानना चाहते हो कि कोलगेट पामोलिव के क्या चल रहा है? कौन? मैं तो मारुति की गाड़ी चला रहा हूँ 12-13 साल से, मुझे मत कोई इंटरेस्ट नहीं मारुति के शेयर कहाँ जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर। चलो, अब बोल दिया बोल दिया, लिख दिया तो लिख दिया। लिमिटेशंस वही है जो किसकी होती थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती थी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी की होती थी, वही सारी लिमिटेशंस हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस हैं भाई ये सारे के सारे, पुराने जमाने के टाइम पीरियड के हिसाब से लेके चल रहे हैं, ठीक है। इग्नोरिंग प्राइस लेवल चेंजेस है, प्राइस में होने वाले चेंजेस को ये क्या करते हैं, अच्छा खासा इग्नोर करते हैं। दे डोंट कंसिडर दैट। ये वाला पार्ट है, ठीक है। इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, आपकी क्वालिटी ऑफ योर स्टाफ, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी स्टाफ, पब्लिक रिलेशन, सब इग्नोर करे जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। वो ये देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, डेडिकेटेड स्टाफ है, पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा है, कंपनी की इमेज मार्केट में अच्छी है, कंपनी में ट्रस्ट है लोगों का, इस वजह से तो फुटबॉल ज्यादा आ रहा है। नहीं, वो नहीं बोलते, वो तो हम बोलेंगे वी जस्ट लुक इन टू द नंबर्स, हमें इमोशन से कोई मतलब नहीं। ऐसा करते हैं, ठीक है। सफर फ्रॉम द, अभी आपको मालूम है कि ऐश्वर्या राय ने और अभिषेक बच्चन ने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को क्या करा, सू करा, ये बोलकर कि तुमने हमारे तलाक की झूठी खबर फैलाई। यार तुम पर्सनल, मतलब इट वाज अ हॉट टॉपिक इन यूट्यूब कुछ 4-5 महीने पहले। ऐश्वर्या राय मतलब, पेज 3 जानते हैं किसे कहते हैं? न्यूज़पेपर में पेज 3 किसे कहते हैं? अरे न्यूज़पेपर में जो सिटी पेज होता है, एस टी सिटी, टाइम सिटी जो होता है ना, उसमें पहला दूसरा और तीसरा पेज जो होता है, वो होता है गॉसिप वाला पेज। वहां पर जो लेटेस्ट सो कॉल्ड होते हैं ना, जो सेलिब्रिटी होते हैं, पेड प्रमोशंस भी होते हैं, पेज 3 का असली मतलब वही होता है। अगर जितनी भी, जैसे मान लो कि पिया ने पिया ने क्या करा, एक फैशन शो की पार्टी ऑर्गेनाइज करी, उसमें जो फैशन के जितने भी आइकन वगैरह सबको बुला लिया। अगर वो पार्टी उसने अरेंज कर ली और बुला ले सबको, और पेज 3 में उसकी एक फोटो ना छपी, तो पार्टी बेकार है। इसका मतलब ये, इट इज यूजलेस।
वो पार्टी कोई मानी नहीं जाएगी। वो सोशल सर्कल में पार्टी, वो सोशल सर्कल में पार्टी कुछ मानी नहीं जाएगी उसको। तो पेज 3 में फोटो आनी जरूरी है, चाहे पैसे देके छपवाएं। और करते हैं वो लोग। अभी पेज 3 को खोल के देखना, अजीब अजीब पार्टी को कवर कर रखा होता है उन लोगों ने, अजीब अजीब चीजों को कवर कर रखा होता है। सारे सो कॉल्ड सेलिब्रिटी वहां होते हैं और उसको कवर कर रखा होता है। पेज 3 बोलते हैं उसको। पेज 3 तुमने नाम ही सुना होगा ना, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। के न्यूज़पेपर का सिटी पेज का तीसरा पन्ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज जो होता है वो पेज 3 बोले। घर जाके देखना आज की में, सी दैट, दिखेंगे आपको अजीब अजीब पार्टियां उसके अंदर। तो अगर आपको देखना है कि शहर में कौन इस समय मशहूर है, मशहूर होने की कोशिश कर रहा है, पेज 3 खोलिए और हफ्ते भर तक, महीने भर तक वॉच करिए, आपको समझ में आ जाएगा। और यू विल सरप्राइज टू सी दैट सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज जो भी होते हैं वो अक्सर हर जगह दिखेंगे आप। तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इग्नोर हो गए। सफर फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो जो लिमिटेशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की होती हैं वही लिमिटेशन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिखती हैं। ठीक है। और फ्री फ्रॉम बायस नहीं है ये, नॉट फ्री फ्रॉम बायस है। मतलब किसका, अकाउंटिंग एनालिसिस करने वाले का पर्सनल परसेप्शन भी तो जुड़ जाएगा यहाँ पर, वो भी जुड़ जाता है। बायसनेस उसे कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लिया जाए मैं बोलूं कि जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, लिटरली मैं बताऊं, जब हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, प्राइमरी में, मैं तो मतलब मैंने तो पूरी पढ़ाई सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूल से करी है। तो क्या होता था कि हम प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते थे और हमारी यूनिफॉर्म कैसे होती थी देखो। मैं दिखाता हूँ आपको, आपको देख के हैरानी होगी। ये वाली, ये वाली यूनिफॉर्म। अब ये नहीं है यार, ये कहाँ से आ गया। ये दिख रहा है आपको, ये वाला आसमानी रंग का और एक खाकी रंग का कच्छा हुआ निक्कर हुआ करती थी हमारी। यहाँ दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा वो, अभी भी नहीं दिख रहा। ये तो ज्यादा हाईटेक हो गया यार। हमारे टाइम पे ऐसे नहीं थे। हमारे टाइम पे कैसे थे वो, खाकी रंग का खाकी, पता खाकी जानते हैं किसे कहते हैं, हल्का सा येलोइश और ये ब्लू कलर की, बस इसी को पहन के हम चलते थे। मैं आपको दिखा दूं एक और चीज, जस्ट, नहीं नहीं वो नहीं, ये जो दिख रही है ना यूनिफॉर्म, ये जो इसने लड़की का कपड़ा देख रहे हो, और ये, हाँ, हाँ, ऐसी नहीं है। तो खाकी रंग का वो चल के वो सब पहन के चलते थे, उस तरह की यूनिफॉर्म में लेके चलते थे हम लोग सारी चीजों को। तो अब हमारे मन में क्या परसेप्शन होता था कि जितने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छा वो ऑब्वियसली गोरे चिट्टे उजले साफ सुथरे नहाए धोए, हम तो क्या करते थे, पैदल जाते थे। ठीक है। और एक, आपने शायद देखा नहीं होगा, लकड़ी की स्लेट टाइप की होती थी, हम लिखा करते थे। वो ऐसे लेके चलते थे, हिलाते हुए सुखाते हुए चलते थे, रास्ते में जो मिल जाए लपेटते हुए भी चलते थे, वैसे चलते थे। आई यूज टू ट्रेवल फ्रॉम सफदरजंग इनक्लेव टू सरोजनी नगर पैदल, करीब करीब 3.5 4 किलोमीटर का डिफरेंस होता था, पैदल आना जाना करते थे, वैसे चलते थे हम लोग। तो हम, अच्छा, दौड़ धूप ये जो, अच्छा तपती दोपहरी में, लाइक आई यूज टू स्टडी इन 2 शिफ्ट। एक होती थी मॉर्निंग, 6 से 8 तक मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़े थे, 9 से 12 तक इवनिंग शिफ्ट में पढ़े थे। तो जब हमारी इवनिंग शिफ्ट होती थी तो हमें 12 बजे 1 बजे तपती दोपहरी में पैदल जाना होता था। अब आप सोचिए जरा, तपती दोपहरी में कैसे पैदल हम जाते, हाँ, पै, पैदल जाते थे, इतना पैदल चलते थे। तो हमारा परसेप्शन क्या होता था कि जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ना, ये अंदर से खोखले हैं, खाली हैं मतलब। और वो परसेप्शन ठीक है, ठीक ही है वो खोखला मतलब हॉलो फ्रॉम इनसाइड। वो तो धुआं पी के हॉलो हो ही रखे हैं अभी भी। अच्छा, कई बार हमारी लड़ाई हो जाती थी उनके साथ, तो हम में से एक जो 3 3 4 4 को लपेट देता था, क्योंकि उन्हें एसी में रहने की आदत है, लग्जरी की आदत है। और हम तो क्या, धूल मिट्टी के सने में पहलवान टाइप के लोग, जाके लपेट देते थे किसी को भी। तो ये हमारा बायसनेस होता था कि क्या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है फ्रेजाइल होते हैं,
बड़े छुई मुई टाइप के होते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं। तो ये वो परसेप्शन तब तक रहा जब तक मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू नहीं किया। और जब पब्लिक स्कूल में पढ़ाना शुरू करा, तब देखा कि भी हाँ, अधिराज जैसे बॉडी बिल्डर भी होते हैं, और तिवारी जैसे शानदार बच्चे भी होते हैं, ठीक है, और अपने गुलगुले भाई जैसे भी होते हैं, वो भी ठीक है। पर्सनल बायस था ना। लिटरली मान लीजिए, अगर मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर ना बनता, मेरा परसेप्शन सारी उम्र रहता है। तो क्या हुआ कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है, कोई एक अकाउंटेंट है या कोई अकाउंटिंग क्लर्क है, उसका परसेप्शन बना हुआ है, उस परसेप्शन को थोड़ी हटा सकते हैं आप। तो क्या है ये अकाउंटिंग प्रैक्टिस, ये पर्सनल बायस तो आते ही आते हैं। क्या आ रहा है यहाँ देखो, जैसे मान लो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड है, चॉइस ऑफ डिप्रिसिएशन है, कोई कहता है नहीं जी रिटर्न डाउन बढ़िया है, कोई कहता है नहीं नहीं स्ट्रेट लाइन बढ़िया है, कोई कहता है सम ऑफ ईयर मेथड है, कोई कहता है ईयर ऑफ डिजिट मेथड बढ़िया है, कोई कहता है एवरेज पीरियड मेथड बढ़िया है। सबकी अपनी चॉइस है, पर्सनल बायस है, ठीक है। हाँ क्या, ऐसे ऐसे करके, है ना, सारे कर्म देखे हुए हैं हमने। हाँ, वेरिएशन इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखिए ऑस्ट्रेलिया में अकाउंटिंग अलग तरह से चलती है, यूके में अलग तरह से चलती है, यूएस में अलग तरह से चलती है, इंडिया में तो खिचड़ी चलती है। अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिस, तो अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे आपके सामने। विंडो ड्रेसिंग तो सब जानते हो भाई, है ना, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये अगर आपने डेटा जिससे एनालिसिस होना है वही फॉल्टी दे दिया, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी फॉल्टी निकलेगा। तो पता है, यूएसए जितना ज्यादा शोर मचा ले, लेकिन वो चाइना के ऊपर हाथ डाल ही नहीं सकता, क्योंकि यूएस यूएस जो फॉर्म्स हैं सारा का सारा, उनका सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है किसने कर रखा है, चाइनीज फर्म ने तो कर रखा है। यूएस कंपनीज ने क्या कर रखा है, उनके आप, ये तो तुम लोगों को मालूम ही है, चाइनीज कंपनी का जो डेटा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंशियल्स है, वो तो बहुत स्ट्रांग है। और अमेरिकन क्या बोलता है, नो विल टेक केयर ऑफ ओनली फाइनेंशियल्स। और फाइनेंशियल नकली दिखाते हैं, सरकार की बैकिंग होती है उनकी। तो यूनाइटेड स्टेट्स का कितना सारा इन्वेस्टमेंट जो है चाइनीज फर्म्स में हो रखा है। जब मर्जी चाहे तो यूएससी की क्या कर दे, वो फाइनेंशियल नर्व्स काट दे, क्या कर लोगे, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दे। कैसे निकलेगा पैसा, नहीं निकलेगा। विंडो ड्रेसिंग भी क्या है, आपका एक लिमिटेशन है। और फिर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2020 का क्वेश्चन है। कौन सा नहीं है, कौन सा आंसर बनेगा इसका, ऊपर वाले का, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, यहां बताइए। नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बी, बी, ये पक्का से। चलो ठीक है, इधर चलें जरा। Preparing common size balance sheet, each item in a balance sheet is expressed as a percentage of what, total, total assets, सिंपल है, ठीक है। Which of the following tool of analysis of financial statement indicate the trend and direction of financial position। ट्रेंड किससे पता चलता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, यू विल फाइंड आउट ट्रेंड। ऐसे क्वेश्चन पता चलते हैं, बोलिए। हाँ अरे कैसे भाई, इंडस्ट्री का ट्रेंड निकालना है तो क्या करेंगे, इंडस्ट्री का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ट्रेंड वैसे तो निकलेगा। पहले आपने क्या किया, इंडस्ट्री के सारे पेरेल का कंपाइल किया डाटा। मान लो जैसे, मान लो किसी का 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, मान लो इंडस्ट्री का टोटल आउटलेट 2024-25 में मान लो 5 लाख करोड़ है, अगले साल 7 लाख करोड़ हो गया, फिर 10 लाख करोड़ हो गया, फिर 20 लाख करोड़ हो गया। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट से तो पता चलेगा उसका। ऐसे, विच इज कंसिडर्ड एज ए स्टैटिक, अभी पढ़ा था, स्टैटिक कौन सा होता है। हाँ, वर्टिकल, कौन बोला हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल है, वर्टिकल स्टैटिक कहलाता है, ऐसा करके। क्रेडिटर सप्लाई क्यों इंटरेस्टेड है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज फॉर सिग्निफिकेंट डिफरेंट यूजर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूजर इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन फर्म्स की एबिलिटी टू मीट क्लेम ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बताओ कौन, कौन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन है, ट्रेड पेबल, ऐसा करके। कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ द अनदर पीरियड इज सेम फर्म इज नोन एज व्हाट,
इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन, ऐसे करके देख रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके 1 मार्कर में निकल कर आते हैं। इसके सारे एमसीक्यूज करेंगे आप लोग। और ये देखो एक और लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, एक एक यहाँ पर है, एक ये वाला पार्ट था। ये देखो, फ्रॉम फॉर whom एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट सिग्निफिकेंट। इसको जीएसटी ऑफिसर के लिए बिल्कुल ठीक है वो, एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के लिए भी है, ये भी पुलिस ऑफिसर के लिए कोई यूज नहीं है उसका, अनटिल अनलेस फाइनेंशियल क्राइम। ऐसे करके इज इट ओके, ऐसा करके चल रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस को क्या बोलते हैं? इंटरफॉर्म या इंट्राफॉर्म? इंट्राफॉर्म। क्रॉस सेक्शनल, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ इंट्राफॉर्म बोला जाता है। अभी पढ़ाया, साफ। इज इट ओके? इसका ध्यान रखेंगे। चैप्टर 2 सक्सेसफुली वाइंड अप। अगला चैप्टर होगा कॉमन सेंस कंपैरेटिव, वहां से प्रैक्टिकल की शुरुआत होगी। एक क्लास या 1.5 क्लास में वो भी खत्म हो जाएगा। देन विल गो फॉर द रेशियो एनालिसिस। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज यही वाइंड अप करते हैं।